प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर की बातचीत। साल 2020 में दोनों मुल्कों के बीच सभी आयामों में और मजबूती लाने के लिए तेजी से काम करने का जताया भरोसा। प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में लागू हुई पुलिस आयुक्त प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। सीएए के समर्थन में प्रदेश भर में निकाली गई रैलियां। चंदौली में केशव मौर्य ने घर घर जाकर लोगों को इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ और मेरठ में भी जन जागरण रैली कर लोगों को किया गया जागरूक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में मिली जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमति व्यक्त की। पीएम ने रूस के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत की समृद्धि, प्रगति और शांति की कामना की। दोनों नेता इस साल सभी क्षेत्रों में भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए निकटता से काम करने और नियमित रूप से परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए। पीएम ने कहा कि वो इस वर्ष रूस में शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक विचारों का आदान प्रदान किया। क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और रूस के दृष्टिकोण में समानता को भी रेखांकित किया। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इसमें 7 पूर्व राष्ट्र प्रमुख या सरकार के मुखिया विश्व की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसमें 100 से ज्यादा देशों के 700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, लातविया, उज्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन से 12 विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 जनवरी को द इंडिया वे प्रिपेयरिंग फॉर अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ एंड कंटेंस विषय पर अपनी बात रखेंगे। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ और रूस के विदेश मंत्री सेर्गी लावरेज आज रात पहुंचेंगे और बुधवार को रायसीना डायलॉग में भाषण देंगे। जरीफ अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। डेथ वारंट जारी होने के बाद सजाए याफ्ता के लिए यह अंतिम कानूनी विकल्प होता है। क्यूरेटिव पिटीशन में दोषी विनय शर्मा ने कहा है कि आपराधिक कार्रवाई के कारण उसके पूरे परिवार को सामाजिक प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ा है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों का डेथ वारंट जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में 4 दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने का समय तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसमें 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस अवसर पर यहां लोक भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख से ऊपर की आबादी में पुलिस आयुक्त प्रणाली होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की आबादी 29 लाख थी, जो अब बढ़कर 40 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर की आबादी 16 लाख थी, जो अब बढ़कर 25 लाख से अधिक हो गई है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रदेश के अंदर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए कदम उठाने की जो एक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उसको नजरअंदाज किए जाने का परिणाम था कि इतने वर्षों तक यह कार्य नहीं हो पाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के इन 2
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें लखनऊ अगर 2011 की आबादी के हिसाब से हम लखनऊ महानगर की आबादी को देखें तो यह 29 लाख से अधिक है। यानी आज के दिन पर 40 लाख की आबादी लखनऊ शहर के अंदर निवास करती है और नोएडा के अंदर अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो 16 लाख से अधिक की आबादी नोएडा में निवास करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लखनऊ शहर के अंतर्गत पुलिस आयुक्त प्रणाली में 40 थाने आएंगे, जिसमें एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही आईजी रेंज के 2 ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसमें एक लॉ एंड ऑर्डर और एक क्राइम की दृष्टि से होंगे। इसके अलावा एसपी रैंक के 9 अधिकारी तैनात होंगे। महिला संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक एसपी रैंक की महिला अधिकारी और एक एडिशनल एसपी रैंक की महिला अधिकारी की विशेष तैनाती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात की दृष्टि से एक पुलिस अधीक्षक और एक अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को तैनात किया जा रहा है। निर्भया फंड के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस पुलिस आयुक्त प्रणाली में लखनऊ सिटी को जो पिछले कैबिनेट में नगर निगम के विस्तार के बाद आगे बढ़ा है, इसमें कुल 38 थाने थे, जिसमें 2 नए थाने हम लोगों ने बढ़ाए हैं। कुल 40 थाने मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इसको मान्यता देते हुए पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए हम लोगों ने उपयुक्त माना है। और यहां पर पुलिस आयुक्त एक अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य करेगा। 2 ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर जो आईजी रैंक के होंगे, उनकी तैनाती उनके साथ में एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए और एक क्राइम की दृष्टि से यहां पर होंगे। इसके अलावा एसपी रैंक के भी यहां पर अधिकारी तैनात होंगे, जिनकी संख्या 9 के आसपास होगी। पहली बार हम लोग इन सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था देने जा रहे हैं कि स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में इन शहरों को विकसित करने के लिए महिला सुरक्षा के लिए खासतौर पर एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी को यहां पर महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल तैनाती दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में इस प्रणाली के तहत एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस आयुक्त के तौर पर तैनात किया जा रहा है। उनके साथ डीआईजी रैंक के 2 एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे। इसके साथ ही 5 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती भी यहां होगी। उन्होंने कहा कि महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और विवेचना के लिए एक महिला पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जाएगी। वहीं यातायात को सुदृढ़ करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को तैनात किया जाएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत जनपद में 2 नए थाने भी बनाए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, ये प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां पर हम लोगों ने एक पुलिस कमिश्नर तो एडीजी स्तर का अधिकारी है, उसकी तैनाती का निर्णय लिया है। उनके साथ 2 एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे, उनको तैनात करने का निर्णय लिया है। 5 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी वहां पर उनके साथ रहेंगे और यह भी तय किया गया है कि वहां पर भी एक अधिकारी लेडी महिला पुलिस अधिकारी जो केवल महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने, समय पर इन सभी महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना करने, उनके प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने और महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टि से वहां पर तैनात होगी। और एक
पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी केवल ट्रैफिक की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए इन क्षेत्रों में तैनात होंगे। पुलिस आयुक्त प्रणाली की व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है। नवीन व्यवस्था में शामिल शहरों का शांति व कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण व यातायात प्रबंधन आदि पर प्रत्येक 6 माह में समीक्षा एवं नवीन व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद आईपीएस सुजीत पांडे को लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। वर्तमान में प्रयागराज जोन के एडीजी हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार का तर्क है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। नए कमिश्नर सुजीत पांडे बिहार के पटना में जन्मे 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भी अभी वेट ही कर रहा हूँ, अभी ऑर्डर नहीं है, पर हाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझ पर विश्वास किया गया है उसको मैं अच्छी तरह निभा पाऊं, बहुत ईमानदारी से। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में देश भर में रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी के नेता भी जागरूकता अभियान के तहत देश भर के लोगों को इस कानून से होने वाले फायदे के बारे में बता रहे हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने कल हरियाणा के नागौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस समेत कुछ दल इस मामले में जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे बचना चाहिए। उधर कांग्रेस इस मसले पर विपक्ष को एकजुट करने में नाकाम रही। कांग्रेस ने सीएए समेत कई मसलों पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम दल पहुंचे ही नहीं। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना जैसे दल नदारद रहे। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से देश भर में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मुजफ्फरनगर में बीजेपी द्वारा एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मौके पर मौजूद भीड़ को नागरिकता संशोधन बिल की बारीकियों के बारे में समझाया और इसके साथ ही उन्होंने 20 दिसंबर को हुए हिंसा और उपद्रव का जिक्र करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि जो भी हिंसा के मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। है कि 20 तारीख को जो विरोध करने वाले लोग थे उनसे ज्यादा लोग आज हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। एक तरह से इसके समर्थन में बात यह है कि आप विरोध देश सबको दिया है कि विरोध और समर्थन शांतिपूर्वक भी हो सकता है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी कुछ दिन पहले कुछ उपद्रवियों के द्वारा विरोध किया गया, कुछ पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो लोगों को सही जानकारी देने के लिए ये पदयात्रा की गई है और पर्चे बांटे गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून क्या है उसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है और कितने लोग उसके समर्थन में हैं। इन पदयात्राओं के द्वारा दुनिया को बताया जा रहा है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है। चंदौली की चकिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को इस अधिनियम के बारे में बताने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार अब नागरिकता संशोधन अधिनियम पर पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब और गांव है, जिसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने विरोधी दलों द्वारा पुलिस कमिश्नर व्यवस्था की आलोचना पर कहा कि सपा और बसपा के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, जिसके कारण पुलिस कमिश्नर के रूप में व्यवस्था को संचालन करने का निर्णय नहीं ले सके। मायावती जी तीसरे नंबर की यूपी में पार्टी है और वह पहले नंबर की पार्टी की तरह बयान न दें और पहले नंबर की पार्टी जो काम अच्छा कर रही है वो अच्छा करेगी, गुंडाई नहीं चलने देगी, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। नोट लेकर के वोट बेचने वाली मायावती जी इस पे ना बोले तो अच्छा है। उन्हें सैफई महोत्सव को याद करें और गोरखपुर महोत्सव को याद ना करें, क्योंकि गोरखपुर या उत्तर प्रदेश से किसी जिले के जो महोत्सव हो रहे हैं वह महोत्सव सफलतापूर्वक उस जिले के विकास को ध्यान में रख करके हो रहे हैं। और आज चूंकि राजकीय शोक घोषित है इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम आज स्थगित।
आजमगढ़ में कल जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा की अगुवाई में सीएए के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जन जागरण रैली निकाली गई। जन जागरण पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई डीएवी कॉलेज मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुरेश राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी उपद्रवियों के समर्थन करने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सुरेश राणा ने कहा कि जो लोग देश और राष्ट्र से जुड़े हैं उनके समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है। राष्ट्र हित के विषयों का विरोध करना देश की गरिमा के खिलाफ है। तमाम प्रतिष्ठित लोग, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मजदूर वर्ग हो, सब के सब तमाम वर्गों से आज लाखों की संख्या में लोग जिस प्रकार आजमगढ़ की सड़कों पर उमड़े हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए जवाब है जो लोग इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जो इसमें कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि किस प्रकार लोग इसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और वैसे भी ये अधिनियम किसी की नागरिकता लेने वाला अधिनियम नहीं है, ये नागरिकता देने वाला अधिनियम है। चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन तीनों देशों में जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है, उत्पीड़ित है, चाहे वो बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, उन तमाम के लिए चूंकि वर्षों से उन्हें इंतजार था कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब हम लोगों को कोई गले लगाएगा। वर्षों से उत्पीड़ित हैं। और मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और पूरा आजमगढ़ उन्हें बधाई दे रहा है कि आपने इतना शानदार ये अधिनियम आप लोग लेकर के आए हैं कि जो लोग वर्षों से इंतजार में थे उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ की नागरिकता मिलेगी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। मथुरा में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कल वेटरनरी विश्वविद्यालय के डेयरी फार्म पर ऑटोमेटिक मिल्क पॉइंट का शुभारंभ किया। यह देश का पहला प्लांट है जिसमें बकरी के दूध से उत्पाद बनेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बकरी मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर मंत्री ने कहा कि इसका एक मॉडल बरेली में बनाया गया है, दूसरा मॉडल मथुरा में बन रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि वर्ष 2020-21 तक 2 जानवरों से किसान की आय 3 लाख वार्षिक हो जाए। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। किसानों की आर्थिक रीढ़ है कृषि आधारित पशुधन, और कृषि आधारित पशुधन जब तक नहीं रहेगा तब तक कृषि का विकास संभव नहीं है, किसानों का विकास संभव नहीं है। अभी देश में कृषि का विकास दर 0.5 है, लेकिन वहीं अगर आप देखें पशुधन का विकास दर 7 पॉइंट से ऊपर है। देश में लगभग 15 करोड़ हैं जो लैंड होल्डर किसान हैं, लेकिन पशु लगभग 7 से 8 करोड़ हैं। और आज एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लाइव स्टॉक का ट्रेनिंग, ऐसे चीजों का आज यूनिवर्सिटी ने उद्घाटन करने का काम किया है। प्रधानमंत्री फिट इंडिया अभियान के तहत अलीगढ़ में कल महानगर के माध्यमिक शिक्षा परिषद के लगभग 30 और सीबीएसई के 20 स्कूलों के 11,000 छात्र छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने और योग के लिए प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होमगार्ड, सैनिक कल्याण, नागरिक सुरक्षा एवं प्रांतीय रक्षक दल के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान रहे। चेतन चौहान ने कहा कि क्रीड़ा भारती के माध्यम से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, योगा का कार्यक्रम और खेल के कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं। हुई प्रतिभाएं हैं छोटे गांव में, छोटे शहरों में, जिनको मंच नहीं मिलता है, जिनको अवसर नहीं मिलता है, ऐसे खिलाड़ियों को हम खेलों का आयोजन करके उनको अवसर देते हैं, प्रचार करते हैं। और जैसा मैं भी कह रहा था कि हम खेल को बढ़ावा देते हैं, खेल में रुचि लेकर आना चाहते हैं, खेल का महत्व बढ़ाना चाहते हैं कि खेल कितना ज़रूरी है व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए खास करके। अगर स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग भी स्वस्थ होगा
और दिमाग भी स्वस्थ होगा तो पढ़ाई लिखाई भी वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। और कई बार जो भटक जाते हैं, अवसर में पहुंच जाते हैं, खेल के मैदान में हम उनको लेकर जाना चाहते हैं, जिससे कि वो कहीं पर भी भटके ना, गलत कार्यों में ना पड़े। जहाँ पर हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है, ये करने से हम टेंशन मुक्त हो जाते हैं। सारे काम करने में हमारा मन भी लगता है, पढ़ाई में भी मन लगता है और हमारी जो मांसपेशी होती है वो भी अच्छी तरीके से वर्क करती है। सूर्य नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को कराया गया था यहाँ पर, और सभी को सूर्य नमस्कार करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा होता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बिना कई सारे योगाओं को बिना किए एक में ही कई सारे योगा समाहित होते हैं, जिससे हम कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा योगा ना कर सके तो एक में ही वो कई योगाओं का लाभ प्राप्त कर सकते। श्रावस्ती जनपद के कृषि विभाग में 25 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। किसानों को मिलने वाले बीज अनुदान का 25 लाख रुपए से अधिक की राशि को हेराफेरी कर कुछ अधिकारियों ने दूसरे जनपद में अपने सगे संबंधियों के खाते में भेज दिया है। पूर्व उप कृषि निदेशक जसपाल ने अपनी डिजिटल सिग्नेचर अपने कर्मचारियों में बांट रखी थी, जिसके चलते कृषि विभाग के अधिकारियों ने पूर्व उप कृषि निदेशक जसपाल की मिलीभगत से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। प्रभारी उप कृषि निदेशक आरपी राणा ने कार्यभार संभालते ही मामले की जांच की तो किसानों को मिलने वाले बीज अनुदान के 25 लाख से अधिक धनराशि के घोटाले का मामला सामने आया। कृषि विभाग में अनुदान का जो घोटाला सामने आया है मीडिया के माध्यम से, और इसमें सुनाई भी गया है कि एफआईआर भी हो गई है और जांच के लिए कमेटी बिठाई गई है। पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जसपाल जी के द्वारा ये मिली भगत करके इस तरह की योजना को अंजाम दिया गया। जन शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इसमें जो भी संलिप्त हैं या जिनके भी खाते में पैसा गया है गलत तरीके से, उन सबके खिलाफ एफआईआर होकर कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकरण में स्वयं के द्वारा जांच की गई प्रकरण पर तत्काल पटल सहायक श्री नवनीत यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके संबंध में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आरपीएफ ने नई दिल्ली से छपरा जा रही सद्भावना एक्सप्रेस की तस्करी के लिए बिहार ले जाए जा रहे 48 बोरों में भरे घोंघा को बरामद किया है। विलुप्त प्राय जीव घोंघा का इस्तेमाल अवैध दवाओं के निर्माण में किया जाता है, जो कि प्रतिबंधित है। आरपीएफ ने सूचना के आधार पर ट्रेन की बोगियों की तलाशी के दौरान यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर 48 बोरों में भरे घोंघे को बरामद किया। आरपीएफ ने मामले के वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज कर बरामद घोंघे वन विभाग को सुपुर्द कर दिए हैं, जिन्हें गंगा नदी में छोड़ दिया गया है। अरे मरते हैं तो क्या ठीक है ना हो। सद्भावना एक्सप्रेस में कुछ वन्य जीव जंतु लेके बोरों में भर के लोग लेके जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में हमने वहाँ पे ट्रेन में 7 स्टाफ के गाजीपुर सिटी से चढ़ के यूसुफपुर तक हम लोग गए और 4 कोचों में 48 बोरे हम लोगों को प्लास्टिक के भरे हुए मिले हैं, जिसमें वन्य जीव जंतु काले घोंघे बरामद हुए हैं। जानकारी मिली थी कि ये लोग बनारस से लेके आ रहे हैं और कहीं बिहार प्रांत में लोग कुछ दवाइयां वगैरह बनती हैं तो वहीं से सप्लाई कर देते हैं। इसमें बरामदगी के बाद हमने वन्य जीव जंतु विभाग को सुपुर्द किया है, तो उन्होंने उनको गंगा जल में प्रवाहित कर दिया है ताकि उनका जीवन बचा रहे। ललितपुर में उद्योग केंद्र, खादी आयोग और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उत्पादन एवं सेवा कार्य में रुचि लेने वाले उद्यमियों के लिए 2 दिवसीय उद्यम मेले का आयोजन किया गया। ऑनलाइन पंजीकृत 186 बेरोजगार हुनरमंदों को आमंत्रित किया गया। जिला उद्योग केंद्र, जिला ग्रामोद्योग एवं खादी आयोग द्वारा साक्षात्कार के बाद कुल 125 लोगों को लगभग 2 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी बैंकों के माध्यम से दिलाने का चयनित किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 25 लाख तक के उद्यम लगाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 15 से 35% सब्सिडी वाली योजना से लोगों को अपना रोजगार खड़ा करने में सहायता मिलती है, जिससे अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध हो जाता है। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं युवा महोत्सव की। लखनऊ में चल रहे 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लखनऊ के रूमी गेट पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें कई प्रदेशों के कलाकारों ने नृत्य कला की प्रस्तुति की। नेहरू युवा केंद्र के कुलपति देवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। नृत्य देखकर लोगों ने दूसरे प्रदेशों से आए कलाकारों का खूब उत्साहवर्धन किया और वहां की पारंपरिक नृत्य शैली को देखा। युवा महोत्सव का मकसद ही संपूर्ण भारत को एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान करना है। 12 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में 8000 से ज्यादा कई प्रदेशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बारिश से आमतौर पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन हुए हिमपात से सामान्य जनजीवन बाधित हुआ और शहर से आने जाने वाले सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के SCO के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह भी है कि अब SCO खुद सदस्य देशों में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रचार करेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के समीप बनाई गई है। श्रीलंका के खिलाफ साल की पहली T20 सीरीज 2-0 से जीतने वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सुपर डुपर हिट रहा है। इस साल की शुरुआत भी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीतकर की है। ऐसे में टीम का मनोबल ऊंचा है, लेकिन नजरें शिखर धवन पर रहने वाली हैं। आखिरी बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने वर्ल्ड कप में होंगी, क्योंकि देखना दिलचस्प होगा कि अपनी वापसी के बाद वो वनडे में किस तरह से खुद को स्पीड अप करते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर की बातचीत। साल 2020 में दोनों मुल्कों के बीच सभी आयामों में और मजबूती लाने के लिए तेजी से काम करने का जताया भरोसा। प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में लागू हुई पुलिस आयुक्त प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। CAA के समर्थन में प्रदेश भर में निकाली गई रैलियां। चंदौली में केशव मौर्य ने घर घर जाकर लोगों को इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ और मेरठ में भी जन जागरण रैली कर लोगों को किया गया जागरूक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में मिली जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।